का सवाल है, बताइए कौन से ऐसे एक या दो स्टॉक्स हैं फर्टिलाइजर स्पेस में जो आपको पसंद आते हैं? तो शैल जी, जिस तरह से बुआई हुई है और जिस तरीके से सरकार ने कृषि क्षेत्र पर जोर दिया है, हमारा ये मानना है कि ये सिलसिला तो फिलहाल जस्ट शुरू हुआ है और आने वाले समय में ये गति और पकड़ते जाएगा। आरसीएफ और एक कंपनी है निजी क्षेत्र की जो कि फर्टिलाइजर के उत्पादन में दक्षिण भारत स्थापित कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो मौका है निवेश का, ये आपको चूकना नहीं चाहिए। आरसीएफ और कोरोमंडल इंटरनेशनल ये दोनों ही पसंद आते हैं। देख रहे हैं इन लैब चेन्स में जहां पर आप इतना जबरदस्त मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं, 20% का सर्किट 2 लगातार दिन आपने थायरोकेयर में देखा और अब ये मूवमेंट आपको रेप्लिकेट होता हुआ दिख रहा है लाल पैथ लैब में। तो शैल जी, आज से करीबन 3 या 4 महीने पहले हमने इस क्षेत्र को, यानी कि चिकित्सा डायग्नोसिस क्षेत्र को बहुत ही महत्व दिया था, क्योंकि जिस तरीके से ये महामारी फैल रही थी और खास रूप में अगर आप देखने जाए तो अभी जैसे मैनेजमेंट भी जिक्र कर रहे थे कि सरकार और लोगों की जागरूकता बहुत बढ़ गई है और इनका जो लागत खर्च है वो बहुत ही नीचे आकर के खड़ा है। तो जाहिर है आप एक अंदाजा लगा सकते हो उनके मार्जिन आने वाले समय में किस तरीके से बढ़ेंगे। तीनों ही कंपनियों के ऊपर हमने ये खरीदारी की कवायद की थी, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस। और मुझे तो लगता है जैसे हमने फार्मा क्षेत्र में देखा था, ये इसकी एक परछाई है डायग्नोसिस, जो आने वाले दिनों में आपको बहुत ही शानदार रूप से उभरती हुई आती हुई दिखाई देगी। दिखा रहा है, इसमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। इस खबर को आपने कैसे रीड किया गुरान सर? ये जो Q2 का अपडेट आया है सोबा का, और आपको आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है इस स्पेस में, ये भी बताइए प्लीज। तो बेशक यहाँ पर जिस तरीके से लॉकडाउन के पश्चात एक बहुत ही नकारात्मक परिस्थिति हो गई थी, अब धीरे धीरे जब हमने प्रवेश किया है अनलॉक 5.0 में, तो परिस्थिति थोड़ी बहुत सामान्य होती आएगी और ज्यादातर मजदूर आपको फिर से लौटते हुए नजर आएंगे। और ये जो निर्माण कार्य का जो क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र जो है, वो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार खड़ा करने वाला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र के बाद, जो मेरे पास मालूमात है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और जाहिर है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत और रियायत मिल जाती है इस क्षेत्र को, रियल एस्टेट सेक्टर को, तो मेरे ख्याल से सूरत हाल काफी हद तक बदल सकती है। और बाकी जो परिवर्तन हुए उसके कारण एक अनुशासन आया है रियल एस्टेट सेक्टर में जो पहले नहीं था। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज सर्वोच्चम पसंद है, उसके बाद ओबेरॉय रियलिटी, दक्षिण भारत स्थापित 2 कंपनियां हैं, शोभा लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट्स। क्या है गुरान सर, बताइए ऑटोज में क्या अच्छा लगता है? पहले तो अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो अपने लिए एक साधन खरीद लीजिए, चाहे वो 2 पहिया हो या फिर 4 पहिया, क्योंकि जिस प्रकार से अब लोग, इसका मतलब आपने प्लान बना लिया है। आप डिस्क्लेमर ही दे दीजिए, कौन सी BMW, मर्सिडीज, पोर्शे, आप डिस्क्लेमर दीजिए, आज तो सर बनता है। हमारी नजर तो महिंद्रा थार के ऊपर है जो 2020 का यस मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार और बहुत ही नई तकनीक को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने ये गाड़ी का उत्पादन शुरू किया और बाजार में उतारा है। लेकिन मैं अभी मेरे ख्याल से 500 साढ़े 500 के आसपास से हेमंत हमने एस्कॉर्ट्स में निवेश की कवायद की थी, वो आज भी बरकरार है। M&M दूसरे पायदान पर आता है, तीसरे पायदान पर अभी आप जो जिक्र कर रहे थे टाटा मोटर्स के शेयर और DVR। और अगर 2 पहिया वाहनों में अगर आपको नजर डालनी है तो मैं जो ग्रामीण भारत का विकास हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं पहले हीरो मोटोकॉर्प को ज्यादा तवज्जो दूंगा। और ऑफ कोर्स वो हार्ले डेविडसन के साथ जो बाजार में एक बात चल रही है करार की, उसका स्पष्टीकरण हुआ नहीं है, अगर वो हो जाता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ऊपर की तरफ प्रीमियम सेगमेंट में ये कंपनी कदम रख देगी। उसके बाद बजाज ऑटो और ऑफ कोर्स TVS मोटर्स। और अगर आपको कमर्शियल व्हीकल का एक खेल खेलना है तो बेशक अशोक लेलैंड। सही कहा। तो आप देखिए इस सेक्टर के ऊपर नजर रखिएगा, ये फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल में पेंट भी चल रहा है, ये आपको फेस्टिवल सीजन में ये भी बढ़ेगा क्या?
बिल्कुल बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से हेमंत, मुझे याद है आप ही के चैनल पर मैंने एक राय दी थी जब ये करीबन 1900 के आसपास था। ये मैं बात कर रहा हूँ करीबन अप्रैल या मई के आसपास की बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस पर। और वो स्तर था जो मेरे ख्याल से 2018 में जब वो एनबीएफसी का कांड आया था आईएलएनएफएस को लेकर के, तब वो स्तर छुआ था। तब से लेकर के आज की तारीख तक मैंने एक ही बात कही है कि मुझे ताज्जुब नहीं होगा, ये अपनी जो चमक थी एक समय पर 4000 4200 के आसपास का मेरे ख्याल से सर्वोच्च स्तर छुआ था, ये फिर से लौटकर उसी स्तर पर जाएगा और शायद नतीजों के आधार पर और बेहतर रुझान लाएगा। और एनबीएफसीज, डाइवर्सिफाइड फाइनेंसेस, ऑटो वगैरह में इनका बहुत बड़ा काम है ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भारत में। तो खरीदारी की कवायद आज के तारीख में भी बरकरार है। इस हिसाब से आप अनलॉक 5.0 को खेलने की चेष्टा कर रहे हैं और अब तो महाराष्ट्र में आप रेस्टोरेंट्स और 5 स्टार्स और होटल्स को खुलता हुआ देखेंगे। क्या प्लान वीकेंड्स के, और ये बताइए कि किस हिसाब से आप इसको स्टॉक मार्केट के जरिए खेलना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी, और आपको भी सादर प्रणाम हमारे तरफ से। एक समय बाद आपसे वार्तालाप हो रही है जी। और परमात्मा से प्रार्थना है कि आपकी और आपके परिवार की सेहत सुखद हो और सुखद रहे। तो ये जो 5.0 अनलॉक की घोषणा की गई है, आप सही जिक्र कर रहे थे कि मात्र सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई में ही नहीं, पूरे भारत देश में मेरे ख्याल से लोग काफी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि कब अपनी पसंद की होटलें खुले और वहां जाने का एक मौका मिले। मैं ये नहीं कहता कि एक साथ भीड़ लग जाएगी, क्योंकि वहां पर भी 50% की मेरे ख्याल से पाबंदी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को आपको मानना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी है। तो एक तो ये रेस्टोरेंट्स का की थीम है, दूसरी आने वाले समय में मल्टीप्लेक्सेस की थीम होगी जहां पर पीवीआर जैसे नाम है, और तीसरी जो मैं और अभी हेमंत जिक्र कर रहे थे वो है परिवर्तन रियल एस्टेट सेक्टर में जिस तरीके से हो रहा है। ये 3 जो मेरे ख्याल से क्षेत्र है वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए, और वहां पर जो बहुत ही सक्षम बैलेंस शीट है अच्छी मैनेजमेंट वाली, उसके ऊपर नजर बिल्कुल रखनी चाहिए। ऑलराइट,